Good morning, students. Beta, my name is Gaurav, your maths faculty from Vidya Mandir classes Delhi in collaboration with Saraswat International School Papi. बेटा बात करें, लास्ट क्लास में हमारा पीएनसी चल रहा था. चलिए लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं. बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा लास्ट क्लास में हमारा ये वाला क्वेश्चन डन हो चुका था. अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फोर्थ पावर ऑफ ए इंटीजर चूज रैंडमली एंड विथ डिजिट 6. ठीक है बेटा, सिंपल सी बात ये है कि एग्जामिनर हमसे बोलना चाह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी इंटीजर की, अगर मैं फोर्थ पावर निकालता हूं तो उसके लास्ट डिजिट में 6 आने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी. एग्जामिनर हमसे ये पूछना चाह रहा है. ठीक है, तो बेटा देखो, हम जानते हैं जब भी बेटा मुझे अगर हायर डिग्री की लास्ट डिजिट को निकालना होता है, अगर मुझे ए टू दी पावर एन की लास्ट डिजिट को निकालना है, ए टू दी पावर एन की लास्ट डिजिट को निकालना है, किसको? लास्ट डिजिट को. तो बेटा लास्ट डिजिट का मतलब ए के लास्ट टर्म से ही रहेगा. जैसे सिंपल से अगर मैं बात करता हूं, मान लो मुझे मल्टीप्लाई करना है 25 इंटू 25 24, मान लो ये मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो बेटा हम जानते हैं कि जो भी हमारी मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे, ठीक है, इस तरह सिंपल मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं, तो आप जानते हैं पहली इसका मल्टीप्लाई इससे होगा. क्लियर? तो ये कितना आएगा? 0 आएगा. नहीं आएगा? क्लियर हुआ? नहीं हुआ? और बेटा इधर हो जाएगा 20. ठीक है, तो बेटा सिंपल सी बात ये, जो भी मेरी लास्ट डिजिट आती है ना, वो एक्चुअल में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है. इन दोनों का लास्ट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन ही बेटा मुझे लास्ट देता है. कैसा भी को समझ में आया? नहीं आया? तो सर इसका मतलब कैसा है? इसका मतलब क्या? इसका मतलब बेटा अगर किसी डिजिट का लास्ट डिजिट, अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट आपकी 2 है, ठीक है, और मैं उसकी डिग्री 4 करूंगा, इसका मतलब मैं एक्चुअल में 2 की डिग्री 4 करना चाह रहा हूं. अगर मुझे सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है तो मुझे बाकी किसी से मतलब नहीं है. क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो बजाय मैं पूरे डिजिट को निकालने के मैं 2 की पावर 4 निकाल लूंगा, इसकी जो लास्ट डिजिट होगी वही बेटा इस पूरे नंबर की लास्ट डिजिट होगी. क्या सभी को क्लियर हुआ? नहीं हुआ? और ये कितना होता है बेटा? 16. ठीक है, इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 6. इसका मतलब बेटा इस नंबर की जो लास्ट डिजिट होगी वो कितनी होगी? 6 होगी. क्या सभी को क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ठीक है, तो हम तो सर जानते हैं डिजिट की बात करेंगे तो बेटा हमारे पास सिर्फ 10 ही डिजिट होती है. अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो बेटा उसकी जो पावर 4 लगाऊंगा तो भी बेटा मुझे लास्ट में 0 ही मिलेगा. अगर लास्ट में 1 आ रहा है तो जब मैं इसकी पावर 4 लगाऊंगा तो भी बेटा मुझे लास्ट में 1 ही मिलेगा. अगर बेटा लास्ट में 2 आ रहा है तो अगर बेटा मैं इस पे 4 लगाता हूं तो 2 का स्क्वायर 2 की पावर 4 कितना होता है? 16. बेटा मुझे लास्ट में क्या मिलेगा? बेटा मुझे लास्ट में मिलेगा 6. इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, अगर बेटा मैं 3 लेता हूं तो मुझे 3 पे क्या मिलेगा? बेटा 3 इंटू 3 होता है 9. 3 इंटू 3 कितना होता है? 9. और ये 4 बार करना है, मतलब 3 इंटू 3, तो बेटा ये हो गया 9 और ये भी हो गया 9. 9 इंटू 9 81. मतलब लास्ट डिजिट कितनी होगी बेटा? लास्ट डिजिट मेरे पास आ गई 1. क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अच्छा, 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 60. 4 स्क्वायर कितना होता है? 6. तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे 4 की पावर 4 देखना है तो मैं इसको 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर भी तो बोल सकता हूँ ना. क्लियर सी बात है. और 4 स्क्वायर कितना होता है? 16. ये भी कितना होता है? 16. अब बेटा बजाय में मल्टीप्लाई करने के लिए फिर से लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ लास्ट डिजिट के मतलब है. तो 6 इंटू 6 कितना होता है? 36. और फिर से लास्ट डिजिट कितनी है? 6. मतलब इसकी लास्ट डिजिट कितनी आएगी? 6 आएगी. क्लियर? 5 की लास्ट डिजिट कितनी होने वाली है बेटा? हम जानते हैं हर बार 5 5 5 आएगा. 5 इंटू 5 25, फिर से 5 125, फिर से 5 625. तो लास्ट डिजिट क्या हुई बेटा? 5. क्लियर? 6 का बेटा जब मैं करूंगा तो 6 स्क्वायर कितना होता है? 36. मतलब लास्ट डिजिट 6 है. तो जब मैं उसकी पावर 4 करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा? 36 इंटू 36, फिर से लास्ट डिजिट 6. तो बेटा फिर से क्या आ गया? 6. ऐसे बेटा 7 पे आएगा 1, 8 पे वापस आएगा 6 और बेटा 9 पे बेटा मुझे मिलेगा 1. ठीक है. तो बेटा मेरे पास टोटल कितने आउटपुट निकले बेटा? टोटल बेटा मेरे पास निकले 10. मेरे पास 10 पॉसिबिलिटी हो सकती है जो मैंने लिख दिया. इन 10 पॉसिबिलिटी में से 6 कितनी बार आ रहा है बेटा? इन 10 पॉसिबिलिटी में मेरे पास 6 आ रहा है. 1 2 3 4. क्लियर? तो पॉसिबिलिटी के लिए मेरा आंसर कितना हो गया? 9. तो बेटा मेरा आंसर कितना हो गया बेटा? मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा बेटा 4/10. क्या हो जाएगा? 4/10. चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए बेटा. अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ P and Q आर selected randomly with replacement from the first and natural number, find probability that their roots of the equation are real. बेटा सिंपल सी बात अगर आप समझिएगा कि एग्जामिनर मुझसे बोल रहा है कि P और Q को मैं पहले 10 नेचुरल नंबर में से रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ.
ठीक है, रिप्लेसमेंट का मतलब दोनों रिपीट हो सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब बेटा मेरे पास टोटल कितने पेयर बनेंगे, क्योंकि मुझे पी और क्यू का पेयर बनाना है। जैसे मान लो आपने एक बार पी को चुना 1, क्यू को चुना 2, 1 और 1 का पेयर, उसके बाद 1 और 2 का पेयर, उसके बाद 1 और 3 का पेयर, ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे बेटा, 1 और 10 तक के 10 पेयर बनेंगे, ठीक है। फिर मैं 2 से स्टार्ट करूंगा, 2,1 का पेयर, 2,2 का पेयर, ये रिपीटेशन मुझे अलाउ है, ठीक है। 2,3 का पेयर, तो फिर से मेरे पास कितने बनेंगे, 10 पेयर। तो बेटा टोटल मेरे पास कितने पेयर बन गए, 10 पी में से 10 पी के साथ और 10 क्यू के साथ, टोटल मेरे पास क्या बन गए। अगर मैं बोलता हूं कि भाई मेरे पास दो पोजीशन है, एक पी की और एस की, तो इसके लिए 10 और इसके लिए भी 10, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है। तो बेटा मेरा आंसर आ गया 10 × 10 दैट इज 100, ठीक है। तो बेटा ये तो मुझे मिल गया सैंपल स्पेस। क्या मिल गया, सैंपल स्पेस, मतलब मेरे पास टोटल कितनी संभावनाएं हैं, ठीक है। अब बेटा इसमें से एग्जामिनर बोल रहा है कि भैया मेरा जो आंसर है वो इस तरह से होना चाहिए कि वो मेरा रियल हो जाए, इसका रूट्स क्या हो जाए, रियल। तो बेटा रूट्स क्या होता है, बेटा हम जानते हैं रूट्स का मतलब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, जरा चेक कर लेते हैं। पी स्क्वायर, इसका डी कितना निकलेगा बेटा, पी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब बेटा मुझे यहां से मिल गया पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4q। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया। अब देखो मैंने आपसे बताया था 1 कॉमा समथिंग, बहुत सारे पॉसिबिलिटी बताए थे। अब आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कितने मेरे पीएस बनना पॉसिबल हैं। जैसे अगर मैं पी की जगह 1 रखता हूं, तो इधर 1 रखने पे बेटा क्यू मेरा कोई भी इंटीजर मुझे नहीं मिलने वाला। इसका मतलब P1 के लिए क्यू का कोई पेयर नहीं है, मतलब यहां से मुझे कोई भी पेयर नहीं मिलेगा। अगर बेटा मैं P को 2 रखता हूं तो देखो कितना आएगा, ये 4 आएगा। तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4q, तो बेटा q कितना आ गया, मैं बोलता हूं 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4q। तो बेटा यहां से मुझे क्या मिल गया, लेस देन इक्वल टू p। q क्लियर हुआ, नहीं हुआ। तो q यहां से कितना निकल गया, हम जानते हैं 1 से लेके 10 तक है, तो q यहां से कितना निकल गया बेटा, मेरे पास q इज इक्वल टू निकल गया 1। मतलब मेरा पहला पेयर आ गया बेटा 2,1 का, ठीक है। उसके बाद बेटा मैं p को रखूंगा कितना, 3। अगर बेटा मैं p को यहाँ पे 3 लगता हूँ, 3 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4q। मतलब 3 स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 9। 9/4, मतलब q जो है बेटा मेरा 9/4 से छोटा होना चाहिए। तो कौन कौन से पेयर हो जाएंगे बेटा, ये 1 भी पॉसिबल है और 2 भी पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आ गई, कौन कौन सा, 1 और 2। अगला बेटा इधर क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4p, तो यहाँ से p कितना मिल गया बेटा, p इज लेस देन इक्वल टू 4। तो बेटा यहाँ से मुझे 4 पेयर मिल जाएंगे, 1 2 3 4। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया। उसके बाद 5 रखूंगा, 5 रखने पे कितना मिलेगा बेटा, देखो 1 2, देखो 5 का मतलब 25, तो 5 का मतलब 25। तो 4 से मैं कितने का इंटू करूं कि मुझे 25 से छोटा नंबर मिल जाए। तो बेटा 4 × 6 होता है बेटा मेरे पास 24, होता ही नहीं होता, मतलब 24 तक मैं चला सकता हूं काम अपना। तो बेटा इसका मतलब q इज इक्वल टू 6 तक मेरा काम चल जाएगा। अगला क्या होगा बेटा, p की जगह बेटा आप रखो 6, 6 स्क्वायर कितना होता है 36। तो बेटा 4 से मैं कितने का इंटू करूं कि मुझे 36 मिल जाए, 9 का, मतलब q बेटा मुझे 1 से लेके 9 तक मिल जाएगा, ठीक है। बेटा अगला नंबर आएगा 7 का, 7 का मतलब 49। और बेटा 49 अगर आता है तो बेटा हम जाते हैं q की मैक्सिमम वैल्यू मैं 10 तक ही ले सकता हूँ, 10 तक मतलब 40 तक जा सकती है, और ये तो 49 है, मतलब क्योंकि सारी वैल्यू ले लेगा, 1 भी लेगा, 2 भी लेगा, 3 भी लेगा, अप टू 10 सारी ले लेगा। अगर 7 पे ले लिया तो 8 पे भी सारी लेगा, 9 पे भी सारी लेगा, और बेटा 10 पे भी क्या लेगा, सभी लेगा। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, देखो 10 + 10 + 10 + 10 40 49। क्लियर हुआ, नहीं हुआ बेटा। जब सबको ऐड करोगे तो मेरा आंसर कितना आएगा बेटा, यहां से बेटा मेरे टोटल केस बनेंगे 62। कितने केस बनेंगे, 62। तो बेटा मेरा आंसर कितना आ गया, 62/100 दैट इज 31/50। इज इट क्लियर टू ऑल। फिर से शानदार क्वेश्चन था, सोचना टिपिकल था इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आप सोच लिया तो क्वेश्चन आपके हाथ में, ठीक है। बट खास बात यहाँ पे जो हमने देखी कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज किया है इधर, और इधर इसको निकालने के लिए उन्होंने पीएनसी का छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, सीरीज इवेंट वाला, ठीक है, रिपीटेशन वाला। दो चीजें उन्होंने यहाँ पे यूज की है। और उसके बाद जो हमने ये वाला काम किया, तो बेटा ये तो आपने हमने पिछले केसेस में देखा था कि हमें केसेस निकालने पड़ते थे खुद काउंट करके। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। हाँ, तो ध्यान रखिएगा कई बार ऐसा होगा कि आपको केसेस खुद काउंट करके निकालने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है ए लीप ईयर इज सेलेक्टेड रैंडमली, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज have A is equal to 53 Sunday, B is equal to 53 Sunday and Monday, and C is equal to 53
संडे एंड मंडे, बी में बेटा और है और बेटा इसमें क्या है, एंड है। बेटा देखिए अगर हम कभी बात करते हैं लीप ईयर की, तो बेटा लीप ईयर का मतलब कितने डेज होंगे बेटा, लीप ईयर का मतलब बेटा मेरे पास डेज होंगे 366 डेज होंगे, ठीक है ना। और बेटा अगर मैं बात करूं तो बेटा 366 में अगर हम देखते हैं तो बेटा अगर मैं इसका 7 से डिवाइड करता हूं, 7 से, तो कितना मिलेगा बेटा, देखो 7 से डिवाइड करने पे बेटा 4 6 6 को जब बेटा मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो बेटा मेरे पास रिमाइंडर बचेगा लास्ट में 2, ठीक है। इसका मतलब बेटा टोटल जब डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा, इधर तो मिलेगा 52, ठीक है। इसका मतलब बेटा मुझे 52 तो कंप्लीट वीक मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बेटा मेरे पास 2 दिन बचे, क्या दिन बचे, 2 दिन। अब ये 2 दिन कैसे बनेंगे उसकी हम बात करेंगे, भैया जो 2 दिन बन सकते हैं वो मेरे पास 2 दिन का जो एक्स्ट्रा पेयर जा रहा है वो कैसे हमारा पेयर बन सकता है, ठीक है। जरा समझिएगा, पहला पेयर क्या बन सकता है, संडे मंडे, अगला पेयर मंडे ट्यूसडे, अगला पेयर ट्यूसडे वेडनेसडे, अगला पेयर वेडनेसडे थर्सडे, अगला पेयर थर्सडे फ्राइडे, अगला पेयर फ्राइडे सैटरडे और लास्ट पेयर सैटरडे संडे। पेयर हुआ नहीं हुआ तो टोटल कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे पास टोटल केस कितने हो गए बेटा, 7 हो गए। कितने हो गए, देखो सब में नीचे टोटल केस कितने जा रहे हैं, 7, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले केस की कि भैया मेरा संडे आ जाए। तो संडे कब कब आया, देखो संडे आया संडे मंडे में, और बेटा संडे आया सैटरडे संडे में, सैटरडे संडे में 2 बार आया, तो बेटा पहले का आंसर कितना होगा, 2/7। अगला क्या बोल रहा है, संडे और मंडे, और का मतलब जानते हो सभी लोग कि भैया दोनों में से कोई भी आएगा तो भी चलेगा, मतलब संडे मंडे चलेगा, मंडे ट्यूसडे चलेगा क्योंकि मंडे आ गया, ठीक है। अगले में ट्यूसडे 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 वेडनेसडे नहीं चलेगा, और संडे कब आ रहा है, संडे मंडे। बेटा देखो लास्ट वाले में बेटा मेरा संडे आ रहा है, संडे सैटरडे, तो कितने केस हो गए, संडे सैटरडे, संडे मंडे और मंडे ट्यूसडे, टोटल कितने केस हो गए, 3। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया बेटा, 3/7। और आखिरी क्या बोल रहा है, एंड, एंड का मतलब दोनों चाहिए, तो बेटा सिर्फ एक केस आ रहा है संडे मंडे वाला, तो बेटा ये आ गया 1/7। इज इट क्लियर टू ऑल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा ऑड इन फेवर और अगेंस्ट, ठीक है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा a bag contain 5 green ball, 3 white ball, 3 ball are drawn randomly, find odd against 3 are green, find odd against 3 are। बेटा देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था ऑड अगेंस्ट फेवर अगर मुझे आता है, कहां गया, अगेंस्ट में होने का मतलब क्या था, अगेंस्ट होते हुए फेवर में जाना, ठीक है ना। हाँ अगेंस्ट का मतलब होने की संभावना में ना होना, होने की संभावना में ना होना, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था होने की संभावना में ना होने को हम बोलेंगे ऑड अगेंस्ट, ठीक है ना। मतलब जब संभावना थी तो भी नहीं हुआ तो अगेंस्ट हो गया, ठीक है। तो बेटा मैंने आपसे कहा था इसका फॉर्मूला क्या था बेटा, पी ए अपॉन पी ए बार, याद है, ये रहा पी ए बार अपॉन पी ए। तो पी ए, पहले पी ए कैसे निकालेंगे बेटा, बेटा देखो हमारे पास पहली बात तो ग्रीन, मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, देखो टोटल बेटा मेरे पास है 9 बॉल, ठीक है। 9 में से बेटा मुझे 4 बॉल निकालनी है, तो टोटल के लिए क्या होगा बेटा, 9C3। क्लियर हुआ नहीं हुआ। और बेटा मुझे और मेरे पास डिजायर केस क्या है बेटा, डिजायर केस है सिर्फ 3 मुझे ग्रीन बॉल ही मिलनी चाहिए। तो अगर मुझे सिर्फ ग्रीन बॉल मिलनी चाहिए तो मैं चुनाव कहां से करूंगा बेटा, चुनाव बेटा मेरा सिर्फ ग्रीन बॉल से ही होगा, क्योंकि अगर आपको सिर्फ ग्रीन बॉल चाहिए तो बेटा आप सिर्फ ग्रीन बॉल से चुनाव करो, आपको तीनों ग्रीन बॉल मिलेंगी। क्लियर। तो किसका केस क्या हो गया बेटा, 5C3। तो आंसर कितना आएगा जब मैं दोनों को सॉल्व करूंगा, 5/42, ठीक है। और हम जानते हैं पी ए प्लस पी ए बार मेरा 1 होता है, तो पी ए बार कितना हो गया, 1 - 5/42, दैट इज 57/42। इज इट क्लियर टू ऑल। अब हम फॉर्मूला जानते हैं पी ए बार अपॉन पी ए, पी ए बार अपॉन पी ए, तो 57/42 अपॉन 5/42। बेटा दोनों को काटूंगा, बेटा मुझे मिल गया 57/5, ठीक है। अगली हेडिंग है बेटा हमारे पास फाइंड प्रोबेबिलिटी इफ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। पहला है गेटिंग टोटल 10, गेटिंग टोटल 6, गेटिंग टोटल विच इज प्राइम एंड लार्जर नंबर इज 4, लार्जर नंबर इज। बेटा देखिए सिंपल सी बात है, पहला आपसे बोल रहा है गेटिंग टोटल 10, तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि टोटल 10 का मतलब कितने नंबर होंगे, 10 प्लस क्या करूं कि मुझे मिल जाए, मैंने कहा 3 करूं। इसका मतलब 10 नंबर वाले मुझे 3 पेयर मिलने वाले हैं, याद आया नहीं आया, सभी को मैंने बताया था, ठीक है। इसका 10 कितने मिलने वाले हैं बेटा, 3 पेयर, और टोटल हमारे पास पेयर कितने होते हैं, 36। तो आंसर कितना आ गया, 3/36। खेल खत्म। दूसरा क्या बोल रहा है बेटा, गेटिंग टोटल 6, गेटिंग टोटल
6 तो मैंने कहा था बेटा, देखो आपसे मैंने कहा था कि पहले ये बढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद घटेंगे, ठीक है ना। तो अगर ये 6 आ रहा है तो मेरे पास कितने टोटल होंगे, इससे एक कम मतलब 5, तो 5/36। इज इट क्लियर टू ऑल? अगला क्या बोल रहा है बेटा, गेटिंग टोटल विच इज प्राइम। तो बेटा प्राइम कौन कौन से बेटा, 2, 3, 5, 7, 11। तो 2 के लिए कितना होगा, हमने कहा था एक से इससे एक कम, मैंने कहा था 6 तक बढ़ेंगे फिर घटेंगे, तो 6 तक तो आपको एक कम देखना है, तो एक से एक कम कितना हो गया 1, 3 से एक कम 2, 5 से एक कम 4, 7 से एक कम 6, ठीक है। बट 6 चला गया, उसके बाद आपको माइनस करके देखना, तो 11 माइनस 2 करने में क्या मिलेगा 30, तो बेटा ये आ गया 2। तो ये तो मेरे आगे टोटल केसेस, ये वाले केसेस, और टोटल केस कितने बेटा मेरे पास 36, ठीक है, हमारा आंसर आ गया। अगला क्या बोल रहा है, गेटिंग हाँ लार्जर नंबर इज प्राइम, लार्जर नंबर इज 4। तो बेटा लार्जर नंबर इज 4 का मतलब क्या, देखो कौन कौन से पेयर बन सकते हैं, 1,4, 2,4, 3,4 और 4,1, 4,2, 4,3 और 4,4। क्लियर हुआ नहीं हुआ? टोटल कितने केस हुए बेटा, टोटल बेटा मेरे पास केस हुए 7 केस। क्लियर? तो आंसर कितना आएगा बेटा 7/36, ठीक है। इधर 31 है, इसको इंप्रूव कर सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 2 नंबर अपीयर ऑन ए डाइस आर डिफरेंट, if 2 number appear on a dice are different, find probability। ए क्या बोल रहा है, sum is 6, बी बोल रहा है फेस 1 appear, 3 बोल रहा है sum is less than equal to 4, और डी बोल रहा है बेटा sum is less than equal to 5। चलिए बेटा बात करते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में जो खास बात है आपको अलग देखने को मिल रही है, इसने ये बात बोल रही है 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द डिस्क आर डिफरेंट, मतलब जिस पे जो भी नंबर हो रहा है वो मेरा डिफरेंट होना चाहिए, वो मेरा डिफरेंट होना चाहिए। इसका मतलब इस बार जो चेंजेस होगा बेटा, ये तो सभी निकाल सकते हैं ये सब चीज, ठीक है। हाँ इस बार वो खास बात पता क्या है कि मेरा सैंपल स्पेस ही चेंज हो जाएगा। सर चेंज कैसे हो जाएगा, सर चेंज कैसे हो जाएगा बेटा, इसने बोला है कि सेम नंबर को मैं सैंपल स्पेस में काउंट ही नहीं करूंगा। तो टोटल कितने होते हैं 36, इनमें से मुझे वो हटा देने होंगे बेटा जो मेरे रिपीटेशन दे रहे हैं, जैसे 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मेरा सैंपल स्पेस आएगा कितना बेटा, मेरा सैंपल स्पेस आएगा 30। क्लियर? बाकी बेटा आपको होमवर्क खुद करना है क्योंकि सेम चीज अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन पे की है, ठीक है। चलिए बेटा अगली हेडिंग देखते हैं। बेटा अगली हेडिंग है बेटा हमारे पास टॉसिंग ए कॉइन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ कॉइन इज टॉस 4 टाइम, इफ कॉइन इज टॉस 4 टाइम, ठीक है। एक केस मुझे दे रखा है बेटा एच एंड टी कम अल्टरनेटिव, सेकंड केस दे रखा है बेटा नंबर ऑफ एच इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टी, और बेटा थर्ड मुझे क्या दे रखा है बेटा no two consecutive fail is occur, no two consecutive fail is occur। बेटा देखिए हमसे बोला गया, पहली बात तो बेटा मैं बात करता हूं कि अल्टरनेटिव एच और टी कम, टोटल मेरे पास केस कितने होंगे बेटा, मेरे पास टोटल बेटा मेरे पास केस होंगे 2 की पावर 4, क्योंकि 4 बार ट्रेस कर रहा हूं, तो बेटा ये हो गया 60, ठीक है। अच्छा पहला बोल रहा है बेटा अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब अगर मैं ऐसे स्टार्ट करता हूं तो हेड टेल, हेड टेल अगर मैं टी से स्टार्ट करता हूं तो टेल हेड, टेल हेड। कोई और कंडीशन पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो आंसर कितना होगा 2/16। क्लियर? सेकंड केस क्या बोल रहा है बेटा, सेकंड केस हमसे बोल रहा है कि भैया किधर गया, हाँ कि मेरे पास नंबर ऑफ हेड ज्यादा आने चाहिए कंपैरेटिव नंबर ऑफ टेल्स के। बेटा ज्यादा आने का मतलब टोटल मेरे पास 4 ही चीज तो आने वाली है, ठीक है। अब 4 में से ज्यादा होने का मतलब चारों की चारों हेड आ जाए और 0 टेल आए, या फिर मेरे पास 3 हेड आ जाएं और 1 टेल आए। और केस क्या बनेगा बेटा 2 हेड 2 टेल, और केस क्या बनेगा बेटा 1 हेड 3 टेल, और आखिर में लास्ट वाला। तो ना तो ये काउंट होगा, ना लास्ट वाला काउंट होगा, ना ये काउंट होगा, सिर्फ ये दोनों केस काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो दोनों केस में सर कैसे निकालूंगा, सिंपल सी बात है बेटा, अगर 4 केसेस में चारों की चारों तुझे हार्ड हेड चाहिए तो आंसर कितना हो गया 4C4, मतलब चारों तुझे वही चाहिए हेड, तो एक होगा 4C4। अच्छा सेकंड केस क्या था बेटा कि 4 में से 3 तुझे हेड चाहिए, मतलब 4C3। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो आंसर क्या हो गया 4C3
प्लस 4c4 दैट इज 5। तो आंसर कितना आ गया 5/60। ठीक है ना। और बेटा लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं जो बोल रहा है टू सक्सेसिव फेलियर इज अकर, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन शायद कुछ मिस प्रिंटिंग मैंने लिख दिया है, क्योंकि एग्जाम में जब बेटा क्वेश्चन आएगा तो वो आपको डिफाइन करेगा कि मैं किसको फेलियर मान रहा हूं। जैसे वो बोल देगा कि भैया हेड आने को हम फेलियर मानेंगे और टेल आने को हम सक्सेस मानेंगे। ठीक है, तो आपको बोल देगा। तो उस केस में क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैं आपसे बोल देता हूं कि इफ कमिंग हेड इज ए फेलियर, हेड का आना हमारे फेलियर है, ठीक है, टेल का आना सक्सेस है, तो ये बोल रहा है नो कंसेक्यूटिव फेल इज अकर, मतलब दो लगातार हेड नहीं आने चाहिए, दो लगातार हेड नहीं आने चाहिए, बाकी सारे केस चल जाएंगे। अगर मैं हेड को फेलियर मानता हूं तो एग्जामिनर आपको बोल देगा, एग्जामिनर आपको बोल देगा कि भैया मैं करना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, तो सर अगर मान ले हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं कि भैया मैं बोल देता हूं कि भैया हेड हमारे लिए आना फेलियर है, ठीक है, और जो टेल है बेटा वो हमारे लिए सक्सेस है। ठीक है, तो हमसे बोला गया कभी भी दो कंसेक्यूटिव हेड नहीं आने चाहिए। तो देखो हम केस देख लेते हैं। देखो मैंने कहा ना 4 बार क्रॉस करूंगा तो हेड 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 हेड, अगला हेड हेड, पहले हेड का 2 टेल हेड टेल, फिर इसका टेल का हेड टेल, फिर इस हेड का हेड टेल, उसका भी फिर हेड टेल, चलता जाएगा। तो टोटल कितने केस बन गए 12। अब देखो कौन सा केस है जिसमें लगातार 2H नहीं, देखो पहला वाला केस में लगातार है, हट गया। दूसरे में 2 हेड आगे, देखो जहां पे भी 2 हेड लगातार दिख गए ना वो केस आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 हेड लगातार बन रहे हैं, मतलब ये वाली पूरी सीरीज मेरी कट गई, आगे चेक करने की ही जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके ओके ओके, ये सीरीज पूरी कट गई, ये हटा दो। ठीक है, इधर आते हैं हेड टेल, यहां तक सही है, यहां तक सही है। टेल के बाद हेड, टेल के बाद हेड, चले, और टेल के बाद टेल, मतलब ये वाली सीरीज बनना पॉसिबल है, ये पूरी सीरीज बनना पॉसिबल है। कौन सी? नीचे वाली, क्योंकि दो लगातार हेड नहीं मान रहा, मतलब 2 केस तो ये हो गए। ऊपर जानता हूं तो बेटा ऊपर का ऊपर वाला किस काउंट नहीं होगा, कि 2 हेड लगातार हो गए, वो वाला काउंट नहीं होगा, नीचे वाला किस काउंट होगा। तो इस पहले वाले केस में मुझे कितने केस मिले बेटा? पहले वाले बेटा मुझे टोटल मिले 3 केस। कितने मिले? 3 केस। किसमें? जब मैंने स्टार्टिंग हेड से की थी। अब देखो बेटा जब मैंने स्टार्टिंग टेल से की थी, जब भाई ये होगी टेल से स्टार्टिंग, ठीक है, तो टेल से स्टार्टिंग हुई, तो टेल के बाद हेड, हेड के बाद हेड, ये वाली पूरी सीरीज गायब हुई, तो हेड लगातार आ गए। ठीक है, उस हेड के बाद टेल आ गया, इसका मतलब ये पूरी सीरीज काउंट हो जाएगी, क्योंकि अल्टरनेट आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? 2 कंसेक्यूटिव हेड नीचे मतलब दोनों काउंट हो जाएंगे, तो 2 तो ये बन गए। ठीक है, अब हम इधर देखते हैं, टेल टेल कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे टेल टेल, ये वाली टेल आते ही दोनों काउंट हो गए, और इधर हेड आते ही अगला हेड काउंट नहीं होगा, बट टेल वाला काउंट हो जाएगा। तो 3 केस यहां से बन गए, तो 3 + 2 5, 5 + 3 8, तो टोटल मेरे पास कितने केस आए बेटा? 8 केस आए, जिस केस में मुझे 2 कंसेक्यूटिव फेलियर नहीं मिलेंगे, मतलब 2 कंसेक्यूटिव हेड नहीं मिलेंगे। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? तो एग्जामिनर आपको इस तरह से डिफाइन करके देगा कि भैया मेरे लिए फेलियर क्या है और सक्सेस क्या है। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा मैंने। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगली हेडिंग है बेटा हमारे पास वेन डायग्राम। क्या है बेटा? वेन डायग्राम बेटा बड़ी लॉलीपॉप चीज है, बट कभी कभार हमारे पास काम आ जाती है, तो जल्दी से हम एक बार बढ़ के निकल लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ यूनियन, तो यूनियन का मतलब दोनों मुझे लेने हैं। इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ जो दोनों में कॉमन है वो मुझे लेना है। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन 5 आया है, मतलब कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अब बेटा एक आध दो चीज और समझना, मैं आपको जो समझाना चाह रहा था, होल्ड करिए बेटा। बेटा देखिए वेन डायग्राम की जो अभी हेडिंग है ये, इसको हम अभी आगे के लिए पेंडिंग डालते हैं, क्योंकि हो सकता है इसकी जरूरत ही ना पड़े। हमारे मोस्टली क्वेश्चन बिना इसके हेडिंग के ही हो जाएंगे। ठीक है ना, हम बिना विदाउट इस चीज के चलेंगे, जो बेसिक नॉलेज होगी बेटा हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, और अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो बेटा हम उसको आगे आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, वैसे अगर आपको इसको पढ़ना है तो मैं आपको इसके नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, या फिर मैं एक बार पेज रोक देता हूँ, धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, या फिर मैं आपको इसका छोटे से पार्ट का पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है ना, वैसे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये मोस्टली चीजें आपको अलग से कराई जाएंगी। मैथमेटिकल रीजनिंग आपका चैप्टर आएगा, वहां पे ये सब चीजें कराई जाएंगी। ठीक है ना, हाँ, यहाँ पे कुछ चीज हमारे काम की हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे तो ये हो गया, ये वाली P ऑफ U, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, एक तो ये हमारे कई बार काम आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे काम आता है, कोई चीज काम नहीं आती, ये कभी बार हमारे काम आ जाती है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पे करेंगे, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हमको फील होती है तो हमें यहाँ पे आने की जरूरत पड़ेगी, तो देखते हैं, नहीं तो आई थिंक हमको रिक्वायरमेंट नहीं की पड़ेगी भी नहीं। ठीक है ना, चलिए अब हम सीधे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला बेटा हमारे पास समझेगा जरा इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है जरा वो समझेगा। टू इवेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ हैपनिंग आर
हैपनिंग और अकरिंग, ध्यान रखिएगा, हैपनिंग और अकरिंग ऑफ वन इवेंट डज नॉट ऑफ वन डज नॉट मेक एनी इफेक्ट ऑन द अकरिंग ऑफ अदर, मतलब किसी एक इवेंट की अकरिंग पे अगर दूसरे इवेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा तो बेटा मैं इन दोनों इवेंट्स को क्या बोलूंगा बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट बोलूंगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि भाई टॉसिंग ऑफ टू कॉइन, अगर मैं दो कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो आप जानते हैं जब मैंने पहली बार कॉइन को उछाला तो मेरे पास रेशियो प्रोबेबिलिटी 2/2 ही होगी, फिर जब मैं दूसरे कॉइन को उछालूंगा तो बेटा फिर से मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1/2 होगी, 50-50 होगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो पहले इवेंट के आउटपुट का दूसरे इवेंट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तो बेटा ये हो गया एक तरह से इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है ना? हाँ। अगली बेटा हमारे पास हेडिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, चलिए बात करते हैं इसकी।